नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से 15 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चंस। आज है दोस्तों पार्ट संख्या 30। और इससे पहले कि यदि आपने 29 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जाकर के देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस तरह से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने घन स्थित हैं। यहाँ पर ये आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें बताना है कितने घन है। 4 ऑप्शन भी हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक श्रृंखला दे रखी है शानदार सी, और यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन भी हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें से आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस तथा दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका कोई केंद्र लेवल का एग्जाम जिनमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई एग्जाम, एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिनमें से जीडी, ठीक है, सीएचएसएल, उसके अलावा सीजीएल, सीजीएल के अलावा दोस्तों आपका होता है सीपीओ, और भी बहुत सारे एग्जाम जो एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं, तथा रेलवे की कोई भी एग्जाम और बैंकिंग के कोई एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, क्वालिफाइंग नंबर्स के लिए, एक नंबरों का जो क्या कह सकते हैं, नंबरों को जो बढ़ाना होता है, तो रीजनिंग एक शानदार सा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप आसानी से नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं या एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहना जिस प्रकार नदी से संबंधित है तो बंधा होना किससे संबंधित हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे और ये आपका एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात कर लें दोस्तों किस प्रकार से बहना नदी से संबंधित है, यानी कि जो नदी का पानी होता है, क्या होता है दोस्तों, नदी का पानी। तो नदी का जो पानी होता है वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो हमेशा बहता रहता है। ठीक है, क्या करता है, नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। जब आपकी नदियां चलती हैं, बाढ़ आती है या फिर नदियां जो निरंतर चलती रहती हैं, उनका पानी क्या करता है, बंधा रहता है, सॉरी बहता रहता है। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा स्थान है जिसका पानी बंधा हुआ रहता है। सरता की बात करें तो दोस्तों ये नदी का ही पर्यायवाची होता है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर नहरों की बात की जाए तो नदियों से मिलकर नहरें बनती हैं और नहरों का भी पानी चलता रहता है, तो ये कह सकते हैं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और बात करें वर्षा की, तो वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा का पानी आपका नालियों में जाता है, नालियों से नालों में जाता है और आगे चलकर नदियों में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्षा का पानी भी स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर पानी रहता है केवल और केवल आपका तालाब का। किसका? तालाब और जो पोखरें होती हैं दोस्तों, इन सभी का जो पानी होता है बंधा हुआ होता है। जिस प्रकार नदियों का पानी बहता हुआ बहना होता है, उसी प्रकार आपका बंधा हुआ पानी आपका तालाब का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक कूट भाषा में कॉन्वेट को FRYHW लिखा जाता है तो कौन सा शब्द SHDUO लिखा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए कॉन्वेट किस प्रकार से आपका FRYHW से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्वेट लिखा है। क्या लिखा है? कॉन्वेट। और कॉन्वेट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसको क्या लिख दिया है कोड भाषा में, उसने सबसे पहले F लिखा है दोस्तों, उसके बाद आपका R लिखा है, फिर आपका Y लिखा है, उसके बाद H लिखा है और क्या लिखा है, W लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पर कोवेट लिखा है, कॉन्वेट नहीं है, तो भाई यहाँ पर N नहीं होगा। देखिए एक बार फिर से इसको लिखते हैं, COVET, कोवेट लिखा है और इसको लिखा क्या गया है, FRY, उसके बाद क्या लिखा है, H और W। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पेयर चल रहा है, यहाँ पर जो क्रम चल रहा है दोस्तों, किस प्रकार से चल रहा है। सबसे पहले हम कहाँ से, C से I F पर, उसके बाद O से R, V से Y, E से H, T से W। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो C होता है तीसरे स्थान पर होता है और F आपका छठवें स्थान पर होता है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है। क्या हुआ है? +3 हुआ है। इसके अतिरिक्त O आपका 15 पर होता है, R 18 पर होता है, तो यहाँ भी दोस्तों आपका +3 हुआ है। आगे भी देखा जाए तो यहाँ भी आपका दोस्तों +3 हुआ है और आगे भी +3 हुआ है। यानी कि जो श्रृंखला चल रही है वो जो भी अक्षर दे रखा है उसके सामने दिया हुआ है क्या, आपका FRYHW। ठीक है, FRYHW। तो इस प्रकार से कोवेट में जब हम +3 सभी अक्षरों में कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपका फ्राईवे हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, SHDUO। क्या लिखा है? SHDUO।
ओ, ठीक है, SHDUO। और यहाँ पर जैसे ही हम पहले अक्षर में +3 करेंगे तो एस होता है 19 पर, और 3 करने के बाद 19 3 22 पर आता है वी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। आप कहेंगे सर कैसे गलत है? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही जल्दबाजी करते हैं, और ऐसे ही जल्दबाजी करने के कारण उनका नंबर हमेशा -1/4 होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पर हमने शब्द क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा। लिखा है कौन सा शब्द SHDU लिखा जाएगा, यानी कि ये जो शब्द है SHDU है, ये नीचे आना चाहिए। क्या? ये नीचे आना चाहिए। SHDU लिखने के बाद कौन सा आएगा आपका, ठीक है, ये बताना है हमें। तो हमें कोविड को हमने फ्राई में लिखा था, तो उसी प्रकार SHDU कौन सा शब्द आएगा? तो SHDUO, ठीक है, SHDUO आपका कौन सा शब्द आएगा? तो सर हम करेंगे सब। अब इनमें क्या करेंगे हम, इससे यहाँ से पीछे जाना है, तो पहले हमने +3 किया था, तो अब की बार क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो -3 जैसे ही करेंगे हम लोग, एस में -3 होगा तो आपका 16 पर आ जाएगा कौन सा नंबर, पी, क्योंकि एस 19 पर और -3 16 पर पी, और पी से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही दे रखा है, जो कि आपका सही यही होगा, ठीक है। पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब दिए हुए सभी अक्षरों में -3 कर देंगे। हमने किया भी क्यों है, क्योंकि इसको अभी हम आगे चलकर बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों, कोवेट लिखा था। क्या लिखा था? कोवेट। और हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, और जब हमने इसको सही से नहीं पढ़ा तो यहाँ से हमसे हो गई गलती। उसने कहा था कि कौन सा शब्द SHDUO लिखा जाएगा, तो SHDUO तो हमें निकालना है। तो ऐसा कौन सा शब्द है ऑप्शन में से? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि SHDU में +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा, जो कि निरंतर बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ठीक है। एक शानदार सा क्वेश्चन है, SSC ने अभी हाल ही में इसको पूछा था, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें गलती की है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको इसमें गलती नहीं करनी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेडिटेशन के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, अक्षर युग्म से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर बात कर ली जाए मेडिटेट की, किसकी, मेडिटेशन की हालांकि मीनिंग गलत लिखी हुई, यहाँ पर ई होता है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया है हमें उसी के अनुसार चलना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेडिटेशन। क्या लिखा है दोस्तों, मेडी उसके बाद टेशन, ठीक है, मेडिटेशन। तो हम मेडिटेशन लिखेंगे, और हमें क्या बनाना है, इनमें अक्षर युग्म बनाना है। तो हम जब दोस्तों अक्षर युग्म बनाते हैं, जब भी अक्षर युग्म बनाते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखना है हमको। पहले नंबर को देखेंगे, इनको दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में हम इनको चेक करेंगे कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं। तो सबसे पहले एम को पकड़ा, एम से चलते हैं दोस्तों। एम के बाद NOPQRSTUV, तो हमें कोई भी यहाँ पर पेयर नहीं मिला, यानी कि कोई भी अक्षर युग्म नहीं मिला। अब दोस्तों पकड़ते हैं पहले नंबर, यानी कि ए को। एक से चलते हैं, तो ए के बाद आता है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर FGHI। तो यहाँ भाई आपको कोई पेयर नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर पकड़ते हैं डी को, तो डी के बाद EF, कोई नहीं है। इसके बाद EFGHI, आई मिला, तो एक पेयर हमको मिल गया। कौन सा? डी और आई का पेयर मिल गया। कौन सा पेयर मिला हमें सर? आप कहेंगे सर डी और आई का पेयर मिला है। किसका किसका? डी का और आई का, ठीक है, डी और आई का पेयर मिला है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, ये पेयर हमको मिल चुका है। इसके बाद डी आई हो चुका था, आई के बाद JK, कोई नहीं मिल रहा है। अब आई से चलते हैं, आई से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के बाद JKL, इस साइड नहीं मिला कोई। फिर क्या होगा, JKLMNO, तो भी कोई नहीं मिला। अब टी से चलते हैं, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, हमें नहीं लग रहा दोस्तों टी से बड़ा कोई इसमें नंबर है, तो टी को देखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो ये को टी को नहीं चेक करेंगे और इस टी को चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब चलते हैं हम ए से दोस्तों। ए से चलेंगे जैसे ही, तो ए के बाद आता है BCDE, इस साइड कोई पेयर नहीं है। इस साइड चलते हैं BCD, देखिए यहाँ पर एक पेयर और मिल चुका है। कौन सा पेयर मिला है? तो आप कहेंगे सर ए का मिला है और डी का मिला है। कौन सा मिला है? इसको याद रखेंगे, AD का एक और पेयर मिल गया है। इसको हम यहाँ से एक बार ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए ए के बाद इस दिशा में हमको मिल चुका है एक पेयर। अब इस साइड टी से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि टी से कोई बड़ा नहीं है। अब आई से चेक करते हैं। आई के बाद क्या होगा, JK, कोई नहीं मिला है, ठीक है। आई के बाद JKLMNOP, तो आई के बाद भी कोई पेयर नहीं मिला। अब ओ से चलते हैं। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आ जाता है PQRSTUVW, तो यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं मिला। अब बचा लास्ट का एन, और लास्ट में हमें चलना है एन से, तो एन के बाद आएंगे ओ, दोस्तों एक पेयर और मिल गया। देखिए तो यहाँ पर हमें जो पेयर मिले, कितने मिले? 3 मिले, लेकिन आगे और चेक करना है। एन के बाद क्या होता है, ओ, फिर PQRSTUV, यानी कि कोई भी नहीं मिल रहा है। तो हमें कितने पेयर मिले? आप कहेंगे सर 3 पेयर मिले। कौन कौन से पेयर मिले? एक दोस्तों NO का मिला, NO का मिला।
दूसरा ए डी का मिला, किसका, ए डी का मिला, और दूसरा किसका, तीसरा किसका मिला, डी आई का मिला। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों 3 पेयर मिली, कितने, 3 पेयर, यानी कि 3 अक्षर युग्म ऐसे हैं मेडिटेशन में, 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे तो तीसरे नंबर में लास्ट में दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, और शानदार सा ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत आसान लॉजिक चल रहा है। देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2, 3, 4 और 24 लिखा है, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 4 लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5, 6, 0 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। शानदार क्वेश्चन है। देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, सबसे पहले नंबर को चेक करते हैं। तो पहले नंबर में हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, 2, 3, 5 और 5, 4, 9। तो 9 से किसी प्रकार से हम 24 नहीं ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इनका क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12 दूना 24 आ जाता है। क्या आ जाता है, 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाता है। उसी प्रकार दूसरे में देखते हैं। जब दूसरे में देखने चाहें तो सबसे पहले हमें -1 मिला, फिर मल्टीप्लाई 2 मिला, फिर दोस्तों -2 मिला, और इक्वल में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। और 4 किस प्रकार से आएगा, तो 2 दूना का 4, और जब -4 आएगा और -4 का एक में माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ आपस में मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई आपस में किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 5 का, फिर उसके बाद दोस्तों 6 का, फिर 0 का, और बराबर में कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6 पंचे 30, 0 30, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं और 0 आ चुका है तो उसका राइट आंसर आपका 0 ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 0 आएगा, और यही इसका शानदार सा उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोडेड बिल्ड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए कोडेड बिल्ड रिलेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रखा है ए डेल्टा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि ए आगे वाला, उसके बाद डेल्टा बी पीछे वाला, तो आगे वाली माँ है पीछे वाले की। ठीक है, आगे कह रहा है ए @b, तो आगे वाली बहन है पीछे वाले की। ठीक है, आगे कह रहा है A×B, तो आगे वाली क्या है दोस्तों, आगे वाला पिता है पीछे वाले का। ठीक है, उसी प्रकार क्या दे रखा है A#B, तो A#B में दे रखा है आगे वाला क्या है दोस्तों, पीछे वाले का भाई है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से उत्तर आ जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले जो हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है P#Q @R डेल्टा S @T। ठीक है, क्या दे रखा है, P#Q @R डेल्टा S @T। तो इसमें बताना है P का T से क्या संबंध है, P का T से संबंध बताना है। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले क्या दे रखा है, हमको हैशटैग दे रखा है, तो हैशटैग कहाँ, लास्ट वाले में, और लास्ट वाले में क्या रखा है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो हम जैसे ही P#Q क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, तो P#Q लिखेंगे तो क्या कह रहा है, आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो आगे वाला कौन है दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर P आगे वाला है, और आगे वाला जो P है ये भाई किसका है, ये भाई किसका है, तो दोस्तों आप कहेंगे पीछे वाले Q का भाई है। किसका, पीछे वाले Q का भाई हो गया। ठीक है, पीछे वाले Q का भाई हो गया। आगे क्या रखा है, @R क्या रखा है, तो @ का मतलब क्या है, यहाँ पर आगे वाली क्या है दोस्तों, पीछे वाले की बहन है। आगे वाला कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q बहन किसकी हो जाएगी, पीछे वाले R की। तो पीछे वाला R क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और बहन हो जाएगी Q। बहन आई है तो माइनस, और भाई के लिए ऑलरेडी प्लस लगा चुके हैं। अब आगे क्या रखा है, डेल्टा, और डेल्टा में क्या क्या रखा है दोस्तों, डेल्टा में क्या रखा है, आगे वाली पीछे वाले की माँ है, यानी कि A∆B में एक B की माँ है, तो A B की माँ है यानी कि आगे वाला स्थान, तो आगे वाला स्थान पर माँ हो जाएगी, यानी कि R माँ हो जाएगी किसकी दोस्तों, आपकी पीछे वाले S की। यहाँ पर पीछे में S दे रखा है तो S की माँ हो जाएगी। अब फिर से @ दिया है, तो @ के लिए क्या आया है दोस्तों, आगे वाली क्या है दोस्तों, बहन है पीछे वाले की। तो आगे वाली कौन है, यहाँ पर S है, और S बहन हो जाएगी पीछे वाले किसकी दोस्तों, आप कहेंगे T की। क्या हो जाएगी, पीछे वाले T की बहन हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन चुका है। डायग्राम जब हमारा बन चुका है, अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है P का T से, ये रहा T, और T क्या कह के बुलाएगा, P को ये बताना है, क्योंकि से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे T के साथ लगा है, तो से T के साथ लगा है, तो T क्या कह के बुलाएगा, T कहेगा मेरी बहन की मम्मी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की बहन मौसी, और मेरी मम्मी का भाई मामा, यानी क्या हो जाएगा, टी कहेगा दोस्तों मामा, पी को क्या कहेगा, पी को क्या कहेगा, मामा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, प्रदीप को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। कोई प्रदीप नाम का लड़का है, उसको याद है कि उसका जो मैच है वो 26 अप्रैल से पहले है लेकिन 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। जबकि उसी का कोई दोस्त है जो साथ में क्रिकेट खेलता होगा, उसका दोस्त है सुभाष, और सुभाष कह रहा है सुभाष को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद है लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। तब बताना है हमको अप्रैल की किस तारीख को मैच है। ठीक है, ये लोग शानदार से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इनको जो याद है, सबसे पहले प्रदीप नाम का बंदा है, वो कह रहा है, देखिए प्रदीप कह रहा है दोस्तों हमको याद है कि मैच 26 के बाद है। तो 26 के बाद क्या आता है सर? 27 आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? 28 आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? आप कहेंगे 29 आता है। लेकिन 30 अप्रैल से पहले है तो 30 को तो है नहीं, तो 30 को हम काट देंगे। ठीक है, 30 अप्रैल से पहले हो रहा है। ठीक है, अब है सुभाष, और सुभाष कह रहा है मुझे याद मैच 22 अप्रैल के बाद है। 22 अप्रैल के बाद क्या आता है दोस्तों? आप कहेंगे एक मिनट, यहाँ पर सुभाष को यहाँ पर बनाते हैं, ये रहा सुभाष, और सुभाष कह रहा है कि मुझे याद है कि मैच जो है अपना वो 22 अप्रैल के बाद है। तो 22 अप्रैल के बाद कितनी आती है तारीख? 23 आती है। उसके बाद दोस्तों कितनी आती है आपकी? 24 आती है। फिर कितनी आती है? 25 आती है। फिर कितनी आती है? 26 आती है। फिर कितनी आती है? 27 आती है। और लेकिन कह रखा है कि मुझे पता है कि 28 से तो पहले है, 28 से पहले है, लेकिन हो सकता है 22 के बाद है। ठीक है, अब हमें बताना है कि मैच किस तारीख को है। शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए मैच किस तारीख को है, तो इन दोनों को जो भी डेट आपको कॉमन पता होगी, एक प्रदीप रहा दूसरा सुभाष रहा, इन दोनों को जो भी डेट कॉमन पता होगी उसके अनुसार हो जाएगा दोस्तों इसका मैच। ठीक है, तो यहाँ पर 23 इसके किसी में भी नहीं मिल रही और यहाँ पर कोई नहीं मिल रही, तो एक ही डेट कॉमन मिल रही है, यानी कि 27 अप्रैल। क्या मिल रही है दोस्तों? 27 अप्रैल। तो दोस्तों इन दोनों का जो मैच है वो क्या है? 27 अप्रैल को है। ठीक है, कब है? आप कहेंगे सर 27 अप्रैल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल। शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ संपाती होंगी? दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के दोस्तों संपाती होंगी? और संपाती का जो मतलब होता है, यहाँ पर कोष्टक में आपको दे रखा है 0 डिग्री पर। कितने बार होनी चाहिए सर? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री का मतलब है सर, एक घड़ी की सुई इस तरह से है और दूसरी घड़ी की सुई इस तरह से है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच जो कोण बना है वो कितने का बना? 0 डिग्री का। इसका मतलब होता है संपाती। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मान लीजिए कोई आपकी घड़ी है, इनमें से दोनों सुइयां कैसी होनी चाहिए? इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाती है संपाती और 0 डिग्री का कोण बनाना है। लेकिन हमें समय दे रखा है सर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, 1 बजे के बाद क्या आता है? 2 बजे आता है, फिर क्या आता है? 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर क्या है? 5 बजे तक। तो इस प्रकार हमारे घंटे कितने हो रहे हैं? आप कहेंगे सर 4 घंटे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको घड़ी बनाकर थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, ये रही घड़ी और इसमें ये होता है 6, यहाँ पर होता है 9, यहाँ पर 3 और सामने होता है 12। ठीक है, इनको नंबर दे देते हैं 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 और हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है 1 2। ठीक है, क्या पूछा है? 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद पूछा है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 हो चुका है ऑलरेडी, 4 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। तो इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पर बताना है। कितनी दूरी पर? आप कहेंगे सर यहाँ से 1 से लेकर के 5 के बीच में कितने घंटे होंगे? आप कहेंगे सर 4 घंटे होंगे। और 4 घंटे में आप इमेजिन कीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो आप अपनी एक हैंड वॉच लाइए जो आपकी सुइयों के माध्यम से चलती है, उस हैंड वॉच को लाइए और उस हैंड वॉच को फ्री करके घुमाइए। मान लीजिए आपकी घड़ी सबसे पहले कितने पर थी? 1 बजे थी। तो 1 बजे आपकी मिनट वाली सुई 12 पर होगी और यहाँ पर जो घंटे वाली सुई होगी, घंटे वाली सुई 1 पे होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? 12 पर। अब ये जब दोनों सुइयां आपस में चलेंगी तो लगभग 1 बजकर 12 मिनट के समथिंग। ठीक है, कब? याद रखेंगे 1 बजकर 12:30 या 12 के आसपास ये दोनों सुइयां क्या करेंगी? आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों सुइयां आपस में लगभग मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? घड़ी दोबारा से घूमेगी पूरी तरह से। ठीक है, और फिर क्या बजेगा? 2 बजेगा। और 2 बजे क्या होगा दोस्तों? आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर फिर से बना देते हैं। यहाँ पर अब 2 बजेंगे। देखिए यहाँ पर जब 2 बजेंगे तो क्या करेगा? यहाँ पर बज गए 2 और जो मिनट वाली सुई होगी यहाँ पर होगी और घंटे वाली सुई 2 पर होगी। अब ये दोनों सुइयां क्या करेंगी? जब ये धीमे धीमे ये यहाँ से चलेगी तो ये थोड़ी सी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, ये वाली थोड़ी दूरी तय कर लेगी और ये दोस्तों जो घड़ी की सुइयां होगी ये आपकी 2 बजकर लगभग 16 मिनट के आसपास, लगभग 16 मिनट के आसपास, सॉरी 16 मिनट नहीं होगा, 2 बजकर लगभग 13 मिनट के आसपास क्या करेंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। यहाँ पर 12 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 7 या 6 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर जो होता है 12 से 1 के बीच 5 मिनट का गैप होता है, तो यहाँ पर कहीं मिलेंगी ये दोनों सुइयाँ। ठीक है, ये दोनों जब सुइयाँ यहाँ पर मिलेंगी तो इस प्रकार इनका जो गैप होगा वो 7 पर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इमेजिन करके देखिए, या फिर नहीं हो तो आप अपनी घड़ी लाइए जो आपकी सुइयों के माध्यम से चलती है
उनको 1 बजे से 4 बजे तक बताइए कितनी बार हमें 0 डिग्री पर होंगी। तो आपकी जो राइट आंसर आएगा वो 4 बार आएगा। कैसे आएगा वो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं घड़ी की सुइयाँ, 1 मिनट यहाँ पर 2:12 पर हो गई। अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ से मान लीजिए ये घड़ी की जो सुई थी अब आपकी यहाँ पर 3 पर पहुँच गई। कहाँ पर पहुँच गई दोस्तों? आप कहेंगे अब सर हमारी घड़ी 3 पर पहुँच चुकी है और मिनट वाली सुई यहाँ पर है। तो 3 के बाद जब घड़ी की ये सुई मिनट की सुई कहाँ पर आएगी? यहाँ से आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो फिर यहाँ से ये घंटे वाली सुई कुछ इस तरह से पहुँचेगी और मिनट वाली सुई कहीं यहीं पर मिलेगी। तो 3:16 के आसपास, 3:16 के आसपास ये आपकी फिर से एक बार संपाती हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बजेगा आपका 4। क्या बजेगा दोस्तों? आप कहेंगे अब यहाँ पर इसको फिर से मैट देते हैं। हालांकि ये आपके लिए समझाने के लिए, लेकिन आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो बहुत सही है। केवल एक बार में ही इसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बज चुके हैं 4 और 4 बजे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब ये घड़ी की सुई यहाँ से मिनट वाली आएगी 4 के आसपास, तो 4 वाली सुई कहाँ पर पहुँच जाएगी? लगभग यहाँ पर मध्य में पहुँच जाएगी, मध्य में। और जब ये दोनों आपस में यहाँ पर मिलेंगी तो समय होगा आपका लगभग 4:23 के आसपास। ठीक है, अब कह रहा है 5 बजे तक, 5 बजे तक कह रहा है, तो 5 बजे के बाद तो हमें जाना ही नहीं है। फिर आगे चलकर 5 बज जाएगा तो हमें 5 बजे के बाद नहीं जाना है। तो इस प्रकार से 1, 7, 2, 12, 3, 16 और 4, 23 के आसपास ये घड़ी की सुइयाँ 4 बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। सीधा सा इसका उत्तर होता है, देखिए जब जैसे एक दिन है, जैसे आपका क्या है एक दिन है, एक दिन है तो एक दिन में जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो 0 डिग्री में कितनी बार होती हैं? 22 बार होती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जबकि 90 डिग्री की बात की जाए तो एक दिन में ये 44 बार होती हैं। कितनी बार? 44 बार। इसको याद रखेंगे। जबकि 180 डिग्री की बात करें तो भी आपकी ये 44 बार होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इस तरह से ये एक क्या होती है? ट्रिक होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? एक दिन में तो 22 बार, लेकिन 4 घंटे में कितनी बार? 4 बार। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो दोस्तों इस तरह से जब घड़ी होती है और यहाँ पर जब आपका 11 बजता है, क्या बजता है? 11। मान लीजिए ये आपका 11 बजा, ये आपकी आवर वाली है और ये मिनट वाली है। जब मिनट वाली दोस्तों घूम कर आएगी, जब मिनट वाली यहाँ से घूम कर जाएगी तब दोनों सुइयाँ सीधी 12 बजे आपस में मिलेंगी। 11 बजे से 10 बजे से, ठीक है, यहाँ पर 11 बजे कभी भी आपकी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर संपाती नहीं होती। 10 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कोई भी जो घड़ी की सुई होगी वो एक दूसरे से संपाती नहीं होगी। इस कारण आपकी एक दिन में, यानी कि एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा और 24 घंटे में 22 बार ही होती हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता है। इसको एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टॉम बिंदु पी से 10 मील पूर्व की ओर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा, 5 मील चला, फिर दाहिने ओर मुड़ा, फिर 5 मील चला। ठीक है, यहाँ पर मिनट नहीं होगा, 5 मील होगा। ठीक है, 5 मील चला और टॉम जहाँ खड़ा है वहाँ से बिंदु पी किस दिशा में? देखिए इसको शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है पूर्व की ओर गया, तो यहाँ पर होता है पूर्व, और पूर्व की ओर टॉम पहले यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से कितना चला है दोस्तों? 10 मील चला है। ठीक है, 10 मील चला है। उसके बाद दाएं मुड़ा है। ठीक है, दाहिना मुड़ा है। और जब भी कोई व्यक्ति आपका पूर्व की ओर मुख करे होगा और दाहिने मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ जाएगा। कहाँ की ओर? नीचे की ओर। और कह रहा है दोस्तों 5 मील गया है। कितना गया है? 5 मील फिर से गया है। अब कह रहा है फिर से दाहिना मुड़ा, और अब व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में, तो अब वो दाहिना मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? पश्चिम दिशा में। और फिर से आपका 5 मील चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट लिखा है, मील होगा। ठीक है, ये मिनट नहीं होगा, 5 मील होगा। ठीक है, तो 5 मील फिर से चला गया। अब टॉम यहाँ कहीं आ गया। कहाँ पर आ गया? इस दिशा में। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ से बताना है कि ये जो दिशा है, ये जो दिशा है कौन सी दिशा है। ठीक है, और हमें पता है, हमने आपको कई बार बताया, ये होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट। क्या होता है? ये वेस्ट होता है। 1 मिनट, ये आपका वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। और ये जो दिशा होगी, ये वाली जो दिशा होगी, या क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें क्या बताना है दोस्तों? हमको शब्दों का सार्थक क्रम बताना है। ये शब्दों का जब हम सार्थक क्रम बताएंगे दोस्तों तो बहुत आसान तरीके से, मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि आप एक कमरे में हैं। ये ऐसा ऑप्शन है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इसको हमें इमेजिन करना पड़ेगा तो आंसर बहुत फुर्ती में आ जाएगा, बहुत जल्दी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए, मान लीजिए आप एक कमरे में, कहाँ पर हैं? आप एक कमरे में खड़े हैं, और कमरा किस में होता है सर? आपका मकान में होता है। किस में होता है? मकान में होता है। ठीक है, कमरे से निकले, आप पूरे मकान में टहले, और मकान में टहलने के बाद आपका मन हुआ कि थोड़ा सड़क पर घुमाएं। किस पर घुमाएं? सड़क पर घुमाएं। और सड़क पर घूमने के बाद आपने सोचा यार मैं सड़क पर तो घूम लिया, और मैं घूमते घूमते मैंने क्या कर लिया? पूरा कस्बा घूम लिया। ठीक है,
क्या कर लिया, मैं सड़क पर घूमने निकला था लेकिन मेरे पूरा कस्बा घूम लिया। सबसे पहले मैं कमरे में बंद था, मैंने फिर अपना पूरा घर घूमा, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर सड़क पर वॉक करके आते हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर वॉक करने निकले और मुझे नहीं पता चला कि कितनी देर में मैंने अपना पूरा कस्बा घूम लिया। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर बनेगा, क्या बनेगा, कमरा किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 3 से शुरू होने वाला आपका सही होगा। तो 2 ऑप्शन कट गए आपके। उसके बाद क्या आया, मकान। मकान है आपका पहले नंबर पर, मकान किस पर है, पहले नंबर। 3 के बाद 1 किस में दे रखा है, दोनों में दे रखा है, 3 1 के बाद 1। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, सड़क। सड़क कितने नंबर पर है, आपका 2 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा, 3 1 2, 1 मिनट, 3 1 2, 3 1 2 होना चाहिए। तो 3 1 2 यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो पेयर बनेगा 3 1 2 और 4 से बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण दाईं ओर रखा हो। ये क्या रखा है दोस्तों, आपका ये दर्पण रखा है, और हमें दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब जब होता है तो दर्पण प्रतिबिंब में आपकी आकृति में क्या होता है दोस्तों, जो राइट होता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये दिशा है, अभी हम देख रहे हैं इसको इस साइड, तो इनको 2 भाग में बांट देते हैं। ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया। ठीक है, और जब ये राइट होगा तो किस में आ जाएगा, आगे चलकर जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा लेफ्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, लेफ्ट में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यदि समझ गए होंगे तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक हमें बनाना है शानदार सा यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। ठीक है, स्क्वायर हमने बना दिया, और स्क्वायर में क्या करना है, आपको सारे के सारे यहाँ पर एक कर्ण मिलाने को कह रहा है। ठीक है, एक हमने क्या किया दोस्तों, कर्ण मिला दिया। हमने सर इस तरह से ही कर्ण क्यों मिलाया, क्योंकि हमारा दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से कर्ण जिसमें भी नहीं है वो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन सभी में कर्ण दे रखा है इसी तरह का। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमको छोटे छोटे 2 स्क्वायर बनाने इसी के अंदर। ठीक है, इसी के अंतर्गत 2 छोटे छोटे स्क्वायर बनाने कुछ इस तरह से। ठीक है, किस तरह से दोस्तों, आप कहेंगे कुछ इस तरह से। ये रहे आपके छोटे छोटे स्क्वायर। 1 मिनट, ये बन चुका है, और ये मान लीजिए 1 मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको देखिए, ये मान लीजिए ये बना आपका, और दूसरा वाला आपका ये बन गया। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये आप इसको इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका बन नहीं रहा है, इसको हाथ से सीधा बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, कुछ अपने 2 स्क्वायर बनाने हैं। क्या बनाने हैं दोस्तों, आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं। तो ये हमने क्या किया, 2 स्क्वायर बना लिए, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये 2 स्क्वायर बन गए। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से थे, लेकिन ये हम कर गए गलती। क्या गलती कर गए, ये यहाँ पर नहीं होंगे का मतलब क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर जो होंगे कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होंगे, इसको आप लोग देखिएगा, ये स्क्वायर आपके कुछ इस तरह से होंगे, इसको आप लोग अच्छे से देखना। ये स्क्वायर बन चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर किसमें नहीं दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं। यहाँ पर ये तो चारों में मिल रहा है, ये गलत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे अब देखते हैं, आगे देखेंगे तो आप गौर से देखेंगे, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है। कहने का मतलब है यहाँ पर आधे से लेकर के पूरे लास्ट तक, और यहाँ पर आधे से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, ये मान लीजिए आकृति आपकी जुड़ी है। ठीक है, यहाँ से लेकर के लास्ट तक आपकी लाइन हो गई। तो इस प्रकार से जो आकृति दिखाई देगी, इस प्रकार से जो आपको आकृति दिखाई देगी, वही आपका सही उत्तर मानी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आकृति हमें किस में दिखाई दे रही है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें तो दोस्तों लग रहा है कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देखेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई भी आकृति मिलान नहीं कर रही है, इस कारण ये सब सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऑप्शन सही है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है और यहाँ पर ये हो गया गलत, कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। यदि पूछ लेता सन्निहित आकृति, क्या पूछ लेता, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है सन्निहित आकृति के बारे में, जब सन्निहित आकृति पूछता तो हम इसको लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनेगा, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला का शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत आसान लॉजिक के साथ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है 22 फिर 24 फिर 28 क्वेश्चन मार्क 52 फिर 84। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम गैप चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गैप चेक कर लेते हैं। और गैप चेक करेंगे तो सर 2 का गैप है। आगे दोस्तों कितने का गैप है, आप कहेंगे सर 4 का गैप है। आगे सर कितने का गैप बनाए कि क्वेश्चन मार्क तक पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तक पहुंच जाए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क से जाना है 52 तक, और लास्ट में आपका गैप दे रखा है दोस्तों 32 का। कितने का, 32 का। तो हम करेंगे 2 2 दूना का 4 4 दूना का 8 8 दूना का 16,
ठीक है, और 16 दूना का 32, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर एक ट्रिक चल रही है, कह सकते हैं एक लॉजिक चल रहा है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, यानी कि हम इसको करेंगे तो 28 में क्या करना है हमको दोस्तों, 8 जोड़ देना है। 28 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे, 28 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो हो जाता है आपका 8 8 16 2 1 3 36 हो जाता है। क्या 36 किसी ऑप्शन में दे रखा है सर? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका दोस्तों आएगा 36, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। नीचे कुछ विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें क्या बताना है? विषम शब्द बताना है। और विषम शब्द किस प्रकार से बताएंगे? बहुत शानदार सा लॉजिक चल रहा है और आसान तरीके से इसको देखेंगे। सबसे पहले 81 45 है, आगे 72 91 है, 117 99 है और 135 126 है। तो इनका अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले तो 45 दूना 90 और 45 में से चला जाएगा 9, यानी कि आ जाएगा 36, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो कितने का अंतर है सर? आप कहेंगे 18, 18 1 19 का अंतर, ठीक है। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे सर 18 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 का अंतर है। तो इस प्रकार से अंतर से तो कोई लॉजिक चल नहीं रहा है, लेकिन आप देखेंगे 9 नमे के 81, 9 पने के 45, 9 अट्ठे 72, 9 से 91 नहीं करता है, ठीक है। 9 से 91 नहीं करता है। 9 काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13 से कट जाएगा। 9 कटेगा 11 से, 9 कटेगा क्या? 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और बचाएगा कितना? 4 बचा, 9 पन्ना 45, ठीक है। 15 से कट गया। फिर क्या ये भी कट रहा है? 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौके 36, 14 से कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है? यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं, ये 3 ऑप्शन की संख्याएं आपकी 9 से विभाजित हैं। क्या है दोस्तों? 9 से विभाजित हैं। लेकिन आप कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर की बी की दोनों संख्याएं 9 से विभाजित नहीं है। 72 तो विभाजित है लेकिन 91 नहीं है। तो इस प्रकार से विषम हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन स्थित हैं? देखिए इसको एक लगाएंगे ट्रिक और बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें आपको यदि इमेजिन करके देखना है तो इमेजिन करके देख लेना, और यदि ट्रिक से देखना है तो ट्रिक से भी देख लेना। बहुत शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपको, आप कहेंगे सर एक कितने घन है? क्या पूछा? कितने घन है? तो हमें घन बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर हमें एक घन ये दिखाई दे गया। क्या दिखाई दिया? एक घन दिखाई दिया। तो इसको हमने एक नाम दे दिया। फिर क्या हो गया? 2 हो गया। फिर सर क्या हो गया? 3 हो गया। फिर हो गया 4, ठीक है। यानी कि हमको 4 घन नीचे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 हो गए। और सर अब आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं? 2 घन है। कैसे? देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक घन रखा है और इसी के ऊपर एक घन रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका एक घन। हालांकि ये घन नहीं बना है लेकिन आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये एक हो गया आपका घन, ठीक है। क्या हो गया? ये आपका एक घन हो गया। इसको आप लोग देखिएगा, ये मान लीजिए एक घन है। इसको हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये आपका एक घन हो गया और इस घन के पीछे यदि हम एक घन रख दें तो हमें क्या दिखाई देगा? नहीं देगा। लेकिन और इसके ऊपर जब घन रखेंगे तो हमें दिखाई देगा पीछे वाले का। देखिए कैसे हम कह रहे हैं, ये जो घन है क्या हवा में लटका है? नहीं लटका है, क्योंकि इसके पीछे एक घन होगा। इसके पीछे यहाँ पर एक घन होगा नीचे, तभी तो इसको ऊपर रखा होगा। उसी प्रकार ये जो घन है इसके नीचे भी तो एक घन होगा, तब तो ये रखा होगा। इसके सम्मुख रखा होगा, इसके समांतर, ठीक है। मान लीजिए हम क्या बनाते हैं? कुछ ईंट बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से जब हम बनाते हैं दोस्तों तो इस तरह से कुछ रखते हैं। इस तरह से जब हम कुछ रखते हैं तो हमें कितना दिखाई देता है? आप कहेंगे सर 3 3 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये है क्यूब की शेप में। किसके शेप में है? क्यूब के शेप में। तो क्यूब के शेप में आपको अलग अलग इमेजिन करना है। और जब इमेजिन करेंगे तो एक 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 और ये हो जाएगा 2 फिर 2 फिर 2। यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया और हो गया 4। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा? एक लॉजिक बनेगा। क्या लॉजिक बनेगा? 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16 और 4 20, यानी कि टोटल जो घन आएंगे वो आपके 20 आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए एक ट्रिक होती है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह से आकृति ऊपर जाती हुई दिखाई दे, इस तरह से जो आकृति, आप मान लीजिए ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इतनी इतनी सी आकृति है, मान लीजिए इतनी इतनी सी आकृति है। तो हम क्या करेंगे? एक नाम देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे सर? आप कहेंगे सर एक नाम दोगे। फिर क्या देंगे? दूसरे खंड पर पहुंच गए, फिर तीसरे खंड पर, फिर चौथे खंड पर। और यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? 4 हैं सर, आपके 3 हैं, उसके बाद सर आपके 2 हैं, फिर उसके बाद 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 क्या हो गया? 10 हो गया। उसी क्रम में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। फिर 1 2 3 और 3 3 6 हो जाएंगे। फिर 1 2 फिर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कहने का मतलब एक एक नंबर दीजिए, इस तरह से एक एक नंबर दीजिए। फिर यहाँ पर दूसरे खंड पर पहुंचे तो 2 2 नंबर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे खंड पर पहुंचे तो 3 3 नंबर दे दीजिए और चौथे खंड पर पहुंचे तो 4 नंबर दे दीजिए। तो 4 खंड का ये क्यूब बना हुआ है, 3 खंड का ये क्यूब बना हुआ है, 3 खंड का क्यूब इस साइड भी है, 2 2 खंड के ये 3 क्यूब बने। तो 2 2 खंड के 3 कितने हो गए सर? आप कहेंगे सर 6 क्यूब हो गए। 3 3 खंड के 2 क्यूब हैं तो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे फिर से 6 हो गए।
और 4 खंड का एक क्यूब है तो सर आप कहेंगे 4 हो गए, ठीक है। और एक एक खंड के कितने हैं 4, तो आप कहेंगे सर 4 हो गए। तो 6 6 12 12 8 20, यानी कि टोटल 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कथन और निष्कर्ष का संबंधित, यानी कि न्याय निगमन का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है सभी प्लग वायर हैं, कुछ प्लग स्विच हैं, कुछ बटन स्विच हैं, कुछ बटन प्लग हैं, सभी प्लग बटन है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर कुछ कथन 3 दे रखे हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रखा है दोस्तों हमसे, सबसे पहले क्या रखा है सर कि कुछ जो प्लग हैं, कुछ जो आपके प्लग है, मान लीजिए एक मिनट इसको यहाँ पर बनाते हैं। ये आपके क्या है दोस्तों, आपके ये क्या है दोस्तों प्लग हैं, P4 प्लग है। और कुछ प्लग क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है कि कुछ जो प्लग हैं, इतने इतने से जो प्लग हैं ये क्या है आपके V4 वायर हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कुछ प्लग स्विच हैं, और कुछ प्लग जब स्विच बनेंगे तो हम इस तरह से कुछ प्लग को क्या बना देंगे, स्विच बना देंगे। मान लीजिए ये इतने इतने से ये जो प्लग हैं ये क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर स्विच हैं, क्या है स्विच हैं, ठीक है। अब कह रहा है कुछ बटन स्विच हैं, कुछ बटन स्विच हैं, तो स्विच का पार्ट ये रहा, इसमें कुछ बटन आ जाएंगे, ठीक है। ये इतने इतने से स्विच क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर B4 बटन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, कुछ बटन क्या है प्लग, क्या कुछ बटन प्लग हैं, हमारा क्या बटन और प्लग का संबंध चल रहा है, क्या बटन प्लग का संबंध चल रहा है, आप कहेंगे सर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या कर रहा है सर सभी प्लग बटन है, सभी प्लग बटन, अभी हम कह रहे हैं कुछ नहीं है तो सब कैसे हो जाएंगे, तो दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है। यानी कि कुछ प्लग तो बटन नहीं हो रहे तो फिर सभी प्लग बटन कैसे हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोनों के दोनों गलत है, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य, ठीक है। यदि आप लोगों के मन में ख्याल रह रहा है कि या तो 1 या तो 2 प्लग बटन, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है। एक होता है सभी और दूसरा होता है कुछ नहीं, तो यहाँ पर नहीं लिखा नहीं है, तो इस कारण हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विज्ञान गणित और जैविकी, विज्ञान गणित और जैविकी में कौन सा वेन डायग्राम आएगा, इसको आसानी से देखते हैं। देखिए मान लीजिए सबसे पहले आप क्या है, आपके पास एक गणित की बुक है, क्या है दोस्तों, गणित की बुक है। और गणित की जो बुक है वो किसी से कोई संबंध नहीं रखती है। उसी प्रकार आपके पास क्या है, विज्ञान है, आपके पास क्या है, विज्ञान की एक बुक है, क्या है दोस्तों, विज्ञान की एक बुक है। और लेकिन विज्ञान की जो बुक होती है दोस्तों उसके अंदर बहुत सारी बुकें आती हैं, जैसे जैसे आपकी फिजिक्स की बुक वो भी विज्ञान की बुक है, केमिस्ट्री की बुक वो भी विज्ञान की बुक है, बॉटनी की बुक वो भी विज्ञान की बुक है, बायो की बुक वो भी विज्ञान की बुक है। उसी में आपकी होती है जैविकी, क्या होती है दोस्तों, जैविकी। तो विज्ञान के अंतर ही आपकी अंतर ही क्या आ जाएगी, आपकी जैविकी आ जाएगी, ठीक है। जैविकी जो पार्ट होता है दोस्तों वो विज्ञान का ही होता है, यानी कि साइंस का पार्ट ही आपका जैविकी होता है, लेकिन मैथ का साइंस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यानी कि एक सर्किल, उसके अंदर सर्किल, ये किससे हो जाएगा, विज्ञान और जैविकी का, और मैथ का सर्किल सबसे अलग। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, शानदार सा क्वेश्चन था। विज्ञान के अंदर आपका जैविकी पार्ट आता है, क्योंकि विज्ञान के कई सारे पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया था, जिनमें से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जैविकी, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। लेकिन गणित के अलग पार्ट होते हैं, लेकिन गणित के बारे में कोई दे नहीं रखा, तो इस प्रकार से केवल ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर करना है, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इस तरह की निरंतर एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए लर्न विद DS सर, ठीक है। कल मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।